सबसे पहले तो कैम्बल बायोलॉजी का कौन सा यूनिट स्टार्ट हो रहा है? इट्स फिफ्थ यूनिट ऑफ कैम्बल बायोलॉजी। और ये जो फिफ्थ यूनिट हमारा है, ये इसके हवाले से, इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से अगर मैं दो तीन बातें करूं तो ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग किस्म का अब आपका जो है वो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से बेटा कि इसमें आपको दोबारा से एवोल्यूशन मिलेगी। ठीक है, एवोल्यूशन मिलेगी, लेकिन इसमें आपको एवोल्यूशन का जो है वो पैटर्न मिलेगा। ठीक है, एक चीज जो इसमें आप लोगों ने जहनों में रखनी है वो ये है कि इस चैप्टर के अंदर आपको एवोल्यूशन जो हो रही है उसका वो पैटर्न देखिए। एक होता है एवोल्यूशनरी फिनोमिना। ठीक है, आप पिछले चैप्टर्स में जो पढ़ कर आए हैं दैट वाज एवोल्यूशनरी फिनोमिना, कि एवोल्यूशन होती कैसे है, एवोल्यूशन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, एवोल्यूशन के जो है वो किस किस तरीके से आप जो है वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स शामिल होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन किस तरह एक्ट करती है, क्या कुछ होता है, ये सारा कुछ जो है ये आप पिछले चैप्टर्स में पढ़कर आए हैं। बट अब ये जो चैप्टर है ये एवोल्यूशनरी फिनोमिना को डिस्कस नहीं करेगा, ये एवोल्यूशनरी पैटर्न को डिस्कस करेगा। पैटर्न से क्या मुराद है बेटा? पैटर्न से मुराद यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि द पैटर्न ऑफ द पैटर्न ऑफ इवॉल्विंग द स्पीशीज। यानी आप इसको यूं भी कह लीजिए कि स्पीशिएशन का जो पैटर्न है उसको आप इस पूरे यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्पीशिएशन के पैटर्न में सबसे पहले आप क्या देखते हैं? आप ये देखते हैं कि एक बहुत जनरल आइडिया आप यहाँ पर क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि जी सबसे पहले जो साइनोबैक्टीरिया है, इससे जब आप बात शुरू करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया के बाद इवॉल्व होते हैं ग्रीन एल्जी, और ग्रीन एल्जी के बाद इवॉल्व होते हैं ब्रायोफाइट्स, और फिर ब्रायोफाइट्स के बाद इवॉल्व होते हैं ट्रेक्योफाइट्स। ये प्लांट्स का वो जनरल सा पैटर्न है जिसके बारे में आप कहते हैं कि ये वो पैटर्न है जिसके जरिए प्लांट्स इवॉल्व हुए। बिल्कुल जनरलाइज पैटर्न। इसमें हमने कोई मखसूस बात नहीं रखी कि ग्रीन एल्जी में कौन था प्लांट का जो है वो एंसेस्टर, बल्कि बिल्कुल जनरलाइज पैटर्न के हवाले से हम ये बात करते हैं। अब इसमें जो है हमारे पास यहाँ पर इसी तरीके से एनिमल्स में आ जाता है। तो एनिमल्स में आप करते हैं जी प्रोटोजोआ हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से फिर आप बात लेकर आते हैं उनकी तरफ, बल्कि आप आर्की बैक्टीरिया से बात लेकर आए। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से फिर आप बात लेकर आते हैं जी लोअर एनिमल्स तक। ठीक है, लोअर एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो कि जैसे स्पंजेस हैं। ठीक है, उसके बाद उनसे फिश तक आते हैं। ठीक है, फिश उसके बाद चल तो चल है, फिर एम्फीबियंस, और उसके बाद फिर रेप्टाइल आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिनमें से एक मैमल्स हैं और एक बर्ड्स हैं। अब ये जो पैटर्न है, दिस पैटर्न, अब लेकिन है कि हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं या इस यूनिट में जो पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली स्पीशिएशन का पैटर्न है। ये बात ध्यान में रखिए, ग्रुप्स का पैटर्न वो आपको ये बात, इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि एवोल्यूशन डज नॉट फॉर्म ग्रुप्स। एवोल्यूशन ने ग्रुप्स नहीं बनाने। क्या हुआ? मेरी आवाज क्लियर नहीं है जी बेटा? बाकियों को भी नहीं है? सर आवाज कर रही थी। अच्छा, कि अच्छा, सो चलो मुझे दोबारा बता दीजिएगा, हो सकता है दरमियान में सिग्नल का इशू आया हो। यानी अगर आपको एक अभी भी इशू आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि एक दफ़ा एंटर एग्जिट होकर एंटर हो। फिर भी इशू आता है तो दोबारा मुझे जो है बताइएगा, हो सकता है मेरी तरफ इशू। सिग्नल्स तो मेरे पास पूरे हैं। चलें, आप एक दफ़ा ये कोशिश कर लें फिर करते हैं। अच्छा, एवोल्यूशन डज नॉट, ओ सॉरी पेन चेंज हो गया, एवोल्यूशन डज नॉट फॉर्म द ग्रुप्स। ये भी एक और बात है।
ये एक बड़ी ही मजे की बात है जब आप यहां पर देखने लगे हैं। एवोल्यूशन का काम ये नहीं है कि एवोल्यूशन ने ग्रुप्स बनाने हैं। एवोल्यूशन का काम ये है कि उसने क्या करना है, एवोल्यूशन ने स्पीशीज बनानी है, एवोल्यूशन ने स्पीशिएशन करनी है। ठीक है। अब उनमें से सिमिलर स्पीशीज को, सिमिलर ऑर्गेनिज्म को हम उठा के एक ग्रुप में रख देते हैं, वो हमारा मसला है, वो हमने किया है। ये बात अपने जहनों में रखिए। हम में से हर एक के जहनों में, एवोल्यूशन पढ़ने वाले, फाइलॉजनी पढ़ने वाले, क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हर पर्सन के जहनों में ये होना चाहिए कि एवोल्यूशन का असल काम स्पीशीज बनाना है। एवोल्यूशन ऑर्गेनिजम्स को कभी भी ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करती। एवोल्यूशन, अब आप यहां से इस बात को अपने जहनों में रख लीजिए। यहां से अगर आप पहले धागा नहीं जोड़ सके तो अब धागा जोड़ लीजिए। क्या धागा जोड़ना है कि एवोल्यूशन ने कभी कोई ग्रुप नहीं बनाया, एवोल्यूशन ने किसी ग्रुप को तरक्की नहीं दी, एवोल्यूशन ने हमेशा स्पीशीज को तरक्की दी है। हाँ, पैटर्न अगर कोई ऐसा बन गया, फॉर एग्जांपल यहां पर पैटर्न बने हुए हैं, हम बुक से ही पैटर्न उठा लेते हैं। ये देखिए, अब अगर ये एक पैटर्न बन गया है कि जिसमें कोई ऐसा एंसेस्टर है जो कॉमन एंसेस्टर है आगे ग्रुप्स का, ये भी कोऑर्डिनेट, ये भी कोऑर्डिनेट, ये तमाम कोऑर्डिनेट। अब पैटर्न कुछ ऐसा बन गया है कि हमने इन तमाम का ग्रुप बना के क्या कह दिया, दीज आर एनिमल्स। और एनिमेलिया में हमने इनको किस में रख दिया, कॉर्डेटा में। ये डिवीजन हमारी है। एवोल्यूशन कैन नेवर क्रिएट द ग्रुप्स ऑफ ग्रुप्स लाइक रेप्टाइल्स, लाइक एम्फीबियंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिर्फ और सिर्फ एवोल्यूशन जिस पॉइंट को फोकस करती है और आगे लेकर चलती है, वो है स्पीशीज। बिल्कुल ऐसे ही आप जरा गौर कीजिए जो मैं आप बात करने लगा हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कहा कहा करते हैं कि हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम के मुताबिक एवोल्यूशन किस पर एक्ट करती है, इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल पे। बिल्कुल ऐसे ही। और हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम कौन सी एवोल्यूशन पे काम करता है जी, आप में से किसी को जो है वो अंदाजा है, हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम किस एवोल्यूशन पे काम करता है? मैं एक दफा फिर से ये टाइप्स वाजे कर दूं जी बेटा। कितनी टाइप्स है एवोल्यूशन की? सर माइक्रो एवोल्यूशन पे जी हार्डी शाबाश, थ्योरम। बिल्कुल शाबाश। अब ये मैं यहां पर ये टाइप्स एक दफा फिर एक्सप्लेन करूंगा नए आने वालों के लिए। देखिए, एक होता है माइक्रो एवोल्यूशन, एक होती है मैक्रो एवोल्यूशन। जो माइक्रो एवोल्यूशन होती है वो क्या होती है, द एक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एट ए सिंगल पॉपुलेशन। नेचुरल सिलेक्शन एक पॉपुलेशन पे कैसे एक्ट करती है, इस फिनोमिना को आप क्या कहते हैं, माइक्रो एवोल्यूशन। इसको आप कहते हैं एवोल्यूशन पॉपुलेशन लेवल। किसी एक जगह पर किसी एक स्पीशीज, अब पॉपुलेशन की डेफिनेशन आप सबको पता है, किसी एक स्पीशीज का एक ग्रुप मौजूद है किसी जगह के ऊपर, अब उस पॉपुलेशन के ऊपर नेचुरल सिलेक्शन जैसे एक्ट करेगी, उसको आप कहते हैं माइक्रो एवोल्यूशन। मैक्रो एवोल्यूशन क्या होता है बेटा, मैक्रो एवोल्यूशन ये होता है कि कोई भी एक स्पीशीज ए है, वो अगर दो तरह की स्पीशीज में चेंज हो रही है, तो ये जो फिनोमिना है इसको आप कहते हैं मैक्रो एवोल्यूशन। यानी कन्वर्जन ऑफ वन स्पीशीज इनटू अनदर, या यूं कह लीजिए कि व्हेन अ स्पीशीज डिसेंड्स विद मॉडिफिकेशन। ये जो डार्विन का फ्रेज है, डिसेंड्स विद मॉडिफिकेशन, यानी एक स्पीशीज अपने एंसेस्टर से डिसेंड होकर, मॉडिफाई होकर डिसेंट होती है और डिसेंट होकर दूसरी स्पीशीज में चेंज होती है। इस फिनोमिना को आप कहते हैं मैक्रो एवोल्यूशन। अब ये बात, अब आइए उसी बात के ऊपर जो हमने जहां से बात तोड़ी थी। मैंने आपको कहा था पिछले लेक्चर में भी कि द मैक्रो एवोल्यूशन वर्क्स लाइक द पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल जिंदा होता है तो उसकी क्या सिमिलैरिटी है मैक्रो एवोल्यूशन में, जब एक स्पीशीज बनती है तो वो स्पीशीज की बर्थ होती है। बिल्कुल ऐसे ही जब एक इंडिविजुअल पैदा होता है, जाहिर है वो उसकी बर्थ होती है। बिल्कुल ऐसे ही जब एक इंडिविजुअल मरता है तो वो कहां से सिमिलर है, वो इस तरह सिमिलर है कि जब स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो वो स्पीशीज की डेथ होती है। बिल्कुल ऐसे ही एवोल्यूशन, जब माइक्रो एवोल्यूशन लेवल की आप बात करेंगे तो माइक्रो एवोल्यूशन में जो एवोल्यूशन होगी वो इस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स पे कैसे एक्ट करती है ये बताया जाएगा।
इसी तरीके से जो मैक्रो एवोल्यूशन है वो हमेशा किस लेवल पर काम करती है, स्पीशीज लेवल पर काम करती है, ग्रुप लेवल पर एवोल्यूशन। और ये बात भी जहन में रखिए कि ग्रुप्स हमने बनाए हैं, ग्रुप्स बनाना हमारा काम था। एवोल्यूशन के फिनोमिना ने जो पैटर्न क्रिएट किया उसके जरिए सिर्फ स्पेसिएशन हुई। दिस इज द मेन थिंग जो हमारे इस चैप्टर के शुरू में हमें एस्टेब्लिश करनी है। ठीक है बेटा, हमारे नए बच्चों में जो बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं, आयशा, करिश्मा, 2 बच्चे एब्सेंट है। एक वो है, कौन है, असफा, अफसा, अफसा किधर है? उनको मैसेज करें बेटा। और अक्सा पुरानी स्टूडेंट है हमारी, वो भी नहीं है। अभी भी कट रही है आवाज? नहीं सर, अब ठीक आ रही है। ओह अच्छा, अल्लाह खैर ही करे। आप लोग ना ये मुझे साथ साथ इन्फॉर्म करते रहें, ठीक है, मैसेज करके ना मुझे इन्फॉर्म करते रहें, मैं इसको देखता रहूँगा। अच्छा बेटा, ये जो जो एब्सेंट है, आप लोगों को जो जो याद है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है क्योंकि लेक्चर माइंड में चल रहा है, जो जो एब्सेंट है उनको मैसेज करें, उनको कहें कि सर बुला रहे हैं क्लास में। अच्छा जी, सो ये हमारे जहनों में टोटल क्लियर हो जाना चाहिए अब कि हम किस लेवल पर बात करने लगे। अच्छा, उसके बाद अब अगली बात ये आ जाती है कि जब हम इस चैप्टर को इस लेवल पर स्टडी करने लगे हैं तो अब हमारा क्या काम बनता है? हमारा ये काम बनता है कि हम सबसे पहले ये जो है वो तय कर लें, कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम, ओके, कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम बिल्कुल जो है वो क्लैरिफाई कर लें ताकि हमें आगे जो है वो मुश्किल ना हो। अगरचे वो कॉन्सेप्ट्स ऐसे हरगिज़ नहीं है कि आप लोगों को उनके बारे में नहीं पता होगा, बहुत ही सादा कॉन्सेप्ट्स हैं। ये मैं एक पेज ब्रेक क्रिएट कर लूँ फिर आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, इस चैप्टर का जो आगाज हो रहा है उसमें, इस चैप्टर का जो स्टार्ट हो रहा है उसमें वो आपको यहाँ पर वाज़े तौर पर एक ऑर्गेनिज्म ड्रॉ करके देता है और वो कहता है कि दिस इज अ लिजर्ड। अब सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये बात मानने वाली हो, जाहिर सी बात है। जो क्लियर कट नज़र आ रहा है वो ये है कि जो, आयशा आपको आवाज़ का इशू है बेटा, अभी भी है? ऐसा क्यों है? चले 1 मिनट फिर रुकिए, मैं ना लीव करके दोबारा एंटर होता हूँ, ठीक है? 1 मिनट रुकिएगा। जी, अब उम्मीद तो है कि बेहतर हो जाएगा। जी बेटा, फिलहाल ठीक है। जी सर। एक तो थम्स अप आ गया, अच्छा ठीक है, ओके। चलें, कोशिश करते हैं कि डिसकंटिन्यूटी ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो एक यहाँ पर जो बताया गया है वो ये है कि दिस ऑर्गेनिज्म इज ए लिजर्ड, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस ऑर्गेनिज्म को लिजर्ड क्यों कहा गया, ठीक है, वाई दिस इज अ लिजर्ड। ये बहुत क्लियर कट सवाल है जो हमारे जहनों में आ सकता है कि वाई इज दिस अ लिजर्ड। क्योंकि बज़ाहिर और देखने में और उसके अलावा इसकी चाल ढाल, इसका चलना, इसको जो है वो, इसके जितने भी जो है वो हैं, ओहो, मैं दोबारा आया स्क्रीन शेयर की।
लेक्चर डिस्टर्ब होता तो ऐसा हो जाता है। चलें, अच्छा, बज़ाहिर ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, बज़ाहिर बिल्कुल क्लियर कट ये कॉन्सेप्ट है कि जी ये स्नेक ही होना चाहिए, दिस मस्ट नॉट बी अ लिजर्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पे हम इस ऑर्गेनिज्म को हम नहीं रख सकते, किसमें, स्नेक्स में नहीं रख सकते। वी हैव टू कीप दिस ऑर्गेनिज्म इन द ग्रुप ऑफ लिजर्ड। अब एक बात याद रखिए कि जो लिजर्ड्स हैं, ये जिन दो तरह के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में हम इस वक्त प्रॉब्लम में मुब्तला हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म हमारे सामने है, इसको लिजर्ड्स में रखें या स्नेक में रखें। एक बात अपने ज़हनों में क्लियर रखिएगा कि चाहे लिजर्ड हो चाहे स्नेक हो, इन दोनों का ताल्लुक एक ही ग्रुप से है और वो है रेप्टाइल्स। लिहाजा अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को लिजर्ड में रख रहे हैं तो स्नेक में क्यों नहीं रख रहे, हालांकि है ये ऑर्गेनिज्म रेप्टाइल। ये ऑर्गेनिज्म, दिस इज नथिंग एल्स देन अ रेप्टाइल। अब प्रॉब्लम ये है कि वाई स्नेक, क्यों इसको जो है वाई नॉट स्नेक एंड वाई लिजर्ड, ठीक है। अब वो कुछ कैरेक्टर्स आते हैं जिसकी बुनियाद पे फिर हम इसको जो है वो ये बात करने के बाद बेटा मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि यहाँ पर असल में वो पॉइंट क्या बनाना चाह रहा है। कुछ कैरेक्टर्स आते हैं जिनकी बुनियाद पे जो है वो आप इसको ये कहने पर मजबूर हैं कि ये लिजर्ड के ग्रुप से ताल्लुक रखती है, स्नेक के ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखती। और वो कौन से कैरेक्टर्स हैं बेटा? नंबर वन, स्नेक्स में कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? नंबर वन, स्नेक्स हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइड जॉ, जबकि लिजर्ड्स को इतना ओपन जॉ प्रोवाइडेड नहीं होता। लिजर्ड्स का जो जॉ होता है वो लिमिटेड होता है। लिजर्ड्स का जॉ जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल उस तरह ओपन हो सके जिस तरह स्नेक्स के जॉज ओपन होते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो क्लियर कट बात है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, अगर इसका जॉ उस तरह ओपन नहीं हो रहा जिस तरह जो है वो स्नेक का जॉ ओपन होना चाहिए, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये है कि आप इसको रखेंगे रेप्टाइल में, रेप्टाइल से नहीं निकाल रहे, लेकिन आप इसको स्नेक्स में नहीं रख सकते। नंबर टू, इसमें और क्या चीज है जो लिजर्ड्स में नहीं होती? अ लॉन्ग सेट ऑफ रिब्स, एक बहुत लंबा चौड़ा सेट होता है रिब्स का। वो सेट जो कि कभी भी किस में नहीं होगा, लिजर्ड में नहीं होगा। एक मिनट रुकिएगा बेटा। लॉन्ग सेट ऑफ रिब्स जो कि लिजर्ड्स में नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर स्नेक्स का दूसरा कैरेक्टर ये आ गया कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो स्नेक्स कहलाएंगे उनमें एक लंबा चौड़ा सेट होना चाहिए रिब्स का, जबकि ये जो ऑर्गेनिज्म आपके सामने मौजूद है, ये जो ऑर्गेनिज्म जिसको हम इस खदशे की बुनियाद पे स्नेक कह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, इट इज क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब है रेंगना, ठीक है। ये क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म है। अब अगर हम इसको सिर्फ क्रीपिंग की बेस पर स्नेक कहते हैं, तो बाकी जो कैरेक्टर्स है जिसमें लॉन्ग सेट ऑफ रिब्स है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइड जॉ है, ये दोनों इस अबव मेंशन्ड ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं है। लिहाजा इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ लिजर्ड, अ स्नेक, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट जिसकी बुनियाद पे आप इसको लिजर्ड कह रहे हैं, स्नेक नहीं कह रहे, वो ये है कि अ शॉर्ट टेल आफ्टर एनल पॉइंट। जो एनस होती है उसके बाद जो जो एनल पॉइंट होता है उसके बाद स्नेक्स में छोटी टेल होती है, बड़ी टेल नहीं होती। हमें आमतौर पर ये लगता है कि स्नेक की बहुत लंबी टेल है, स्नेक में छोटी टेल होती है। लिजर्ड में एनल पॉइंट के बाद हमेशा उनकी बॉडी के रेशो के हवाले से अगर आप बात करेंगे, तो लिजर्ड में हमेशा क्या होगा, लिजर्ड में लंबी टेल होती है एज कंपेयर टू देयर एनल पॉइंट, और जो स्नेक्स होते हैं उनमें छोटी टेल होती है। अब ये तीनों कैरेक्टर इस ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं हैं, नॉट प्रेजेंट आप इसको कहेंगे। अगर वो कैरेक्टर्स जो हैं वो इसमें मौजूद नहीं हैं जो हमने उधर लिखे हैं, देन इट सर्टेनली इज ए लिजर्ड। अब यहां पर ये जो तमाम बातें मैंने आपके सामने की हैं, इससे क्या जाहिर हो रहा है?
इससे जाहिर ये हो रहा है कि जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, द क्लासिफिकेशन एंड phylogeny requires the detailed study of characters. आपको बहुत डिटेल में स्टडी करने होते हैं कैरेक्टर्स, तभी जाकर एक जो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने प्रॉपर ग्रुप में रखा जाएगा जब तक आप उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर लेते। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपने वो जो पीछे ऑर्गेनिज्म मौजूद है आपके बुक में पहले पेज के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, अगर आपने इसको लिजर्ड्स में रखना है या आपने इसको स्नेक से निकालना है, तो आपको इन तमाम ऑर्गेनिज्म के जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो बेहद डिटेल में पढ़ने होंगे, तब जाके आप इस काबिल होंगे कि आप इस ऑर्गेनिज्म को किसी और ग्रुप में रखें। अब अच्छा, अब एक और बात आती है, एक और बात ये आती है कि अब भी आप चले कुछ कैरेक्टर कंप्रोमाइज कर दें, आप इसको जीनस ऑफ लिजर्ड बना दें, चलें लिजर्ड की जीनस बना दें, ऑर्डर ऑफ लिजर्ड देते हैं इसको। आप अच्छे तरीके से जानते हैं जीनस क्या होते हैं और ऑर्डर क्या होते हैं। आप इसको लिजर्ड का ऑर्डर दे दें, वो भी नहीं दिया हुआ आपने। आपने इसको स्नेक का ऑर्डर दिया हुआ है, लिजर्ड का ऑर्डर नहीं दिया हुआ। क्यों, क्या वजह? अब यहां एक और बात आती है बेटा, ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करने में सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं काफी होते, बल्कि आप उन ऑर्गेनिजम्स को किस बेस पर डिफरेंशिएट करते हैं, एक और चीज होती है जिसको आप कहते हैं फाइलॉजेनी। फाइलॉजेनी का मतलब होता है एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप। जो एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उसकी बेस पर भी आप इन ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। और अगर आप इन ऑर्गेनिजम्स को एंसेस्ट्रल बेस पर डिफरेंशिएट करें तो बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने जिस ग्रुप में हैं वो अपने ग्रुप से निकल जाते हैं। ठीक है, ये मैं भी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन चले एक दफा आइए इसी लिजर्ड की फाइलॉजेनी को डिस्कस करते हैं। अगर जी ये देखिए, अब ये आपके पास वो लिजर्ड है जिसका आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, यानी वो वाली लिजर्ड जो क्रीपिंग लिजर्ड है। ठीक है, इसको आप ग्लास लिजर्ड कहते हैं। ये ग्लास लिजर्ड है, ये स्नेक्स हैं। इन दोनों में बेटा कॉमन फीचर क्या है, ये देखिए दोनों में कॉमन फीचर लिखा हुआ है नो लिम्स और नो लिम्स। जबकि इन दोनों का जो एंसेस्टर है वो कौन है, वो इनका लिम्स वाला लिजर्ड है। आप लोगों को ये बात याद होगी, हम लोगों ने एक दफा कही थी कि स्नेक्स एक ऐसे ग्रुप से डिसेंड हुए हैं जिस ग्रुप के क्या थी, लेग्स थी, जिस ग्रुप की लेग्स थी और उनसे स्नेक्स जो हैं वो डिसेंड हुए हैं। अगर स्नेक्स ऐसे ग्रुप से डिसेंड हुए हैं तो लाजमी बात है कि उनमें कोई ना कोई ऐसा चेंज आया है जिसकी वजह से उन्होंने लेग्स को यूज करना छोड़ दिया और ज्यादा एफिशिएंट क्या फील किया कि वो जमीन पे क्रीप करें, जमीन पे रेंगना शुरू कर दें। लेकिन अगर आप लिजर्ड और स्नेक की बात करेंगे तो एक लिहाज से लिजर्ड और स्नेक को एक ही ग्रुप में होना चाहिए, और वो कौन सा एंगल है, वो है कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री के हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो ये तमाम लिजर्ड्स, ये लिजर्ड, इग्वाना, गीको जो हमारी आम लिजर्ड होती है, और ये स्नेक, ये तमाम के तमाम एक ग्रुप में आते हैं। लेकिन आप यहां पर इनको डिफरेंशिएट करते हैं, गौर कीजिए। अगर आप एंसेस्ट्रल पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ देते हैं, अगर आप एंसेस्ट्रल पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ देते हैं तो स्नेक इन सब से डिफर करता है। स्नेक ने, अभी मैं इसको मार्कर बदल के जो है यहां पे बता दूं, स्नेक जो है ऑब्वियसली गीको से भी डिफर कर रहा है, लिम्स नहीं है। स्नेक इग्वाना से भी डिफर कर रहा है, लिम्स नहीं है। स्नेक मॉनिटर लिजर्ड से भी डिफर कर रहा है। स्नेक की सिमिलैरिटी किसके साथ है, सिर्फ उसके साथ है जिसके लिम्स नहीं है। अब अगर आप इसको स्नेक कहते हैं
तो सिर्फ इस कैरेक्टर की बुनियाद पे आप इसको स्नेक कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करते हैं तो आपको पता लगता है कि कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से आप इस लिजर्ड को स्नेक नहीं कह सकते। तो अब आइए, फाइलोजेनी और क्लासिफिकेशन क्या होती है। बेटा दो चीजें अब आपने बहुत गौर से सुननी है, एंड आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत से लोगों को इन चीजों का डिफरेंस नहीं पता। बेटा एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, और एक क्लासिफिकेशन होती है जिसको आप कहते हैं लीनियन क्लासिफिकेशन। ये दोनों क्लासिफिकेशंस जो हैं ये एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट चली जाती हैं। ये दोनों क्लासिफिकेशंस जो हैं ये क्या करती हैं, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती हैं कि या आप एक टाइम पर लीनियन क्लासिफिकेशन को पढ़ सकते हैं या आप एक टाइम पर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। बहुत सी जगहों पर ऐसा मौका आता है जब आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं तो लीनियन क्लासिफिकेशन इग्नोर करनी पड़ती है। लीनियन क्लासिफिकेशन को इग्नोर कर आप पढ़ते हैं तो आपको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इग्नोर करनी पड़ती है। अब जरा इन दोनों को डिटेल में स्टडी करके उसके बाद वापस आते हैं पॉइंट की तरफ। बेटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का टोटल जो फोकस होता है वो एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप पर होता है। एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप से क्या मुराद है कि तमाम वो ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में क्लासिफाई किए जाएंगे जिनका एंसेस्टर कॉमन होगा, वो तमाम ऑर्गेनिज्म क्लोजेस्ट ग्रुप में क्लासिफाइड होंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने अभी किसको स्टडी किया, आपने अभी इन तमाम लिजर्ड्स को स्टडी किया और स्नेक्स को स्टडी किया। तो अगर आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उस लिहाज से जो लिजर्ड जितने लिजर्ड्स हैं उन्हीं के साथ स्नेक को क्लासिफाई होना चाहिए। गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात रिजेक्ट करके आए हैं, थोड़ी देर पहले हमने यही बात रिजेक्ट की है कि स्नेक लिजर्ड के साथ क्लासिफाई नहीं हो सकते। किस बुनियाद पर? कैरेक्टर्स की बुनियाद पर। वो कौन सी क्लासिफिकेशन है? लीनियन। वो कार्लोस लीनियस की क्लासिफिकेशन है जिसमें आप कैरेक्टर्स की बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रखते हैं। लेकिन जैसे ही आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में जाते हैं आपकी क्लासिफिकेशन का टोटल पैटर्न चेंज हो जाता है और अब आप एंसेस्ट्रल बुनियादों पर स्नेक्स और लिजर्ड्स को इकट्ठा रख सकते हैं। इतना बड़ा फर्क आ जाता है लीनियन क्लासिफिकेशन का और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का। एक और बात अब आपको बता दूं, वैसे तो यहां लिखी भी हुई है लेकिन यहां पर अगर आप इन ग्लास लिजर्ड्स और स्नेक्स इन दोनों के कॉमन कैरेक्टर यानी क्रीपिंग को देखेंगे तो क्रीपिंग इनमें कौन सा कैरेक्टर है? बेटा क्रीपिंग किसका रिजल्ट है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन? सर कन्वर्जेंट। जी बेटा, और कोई? एक जवाब आ गया। मैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट को एक्सप्लेन करूंगा बाकियों के लिए, लेकिन फिलहाल बाकी जो जो जवाब दे सकता है वो दे। सर कन्वर्जेंट ही है। ओके जी बेटा, ये आंसर बिल्कुल ठीक है कि ये कन्वर्जेंट है। क्यों, कैसे कन्वर्जेंट है? कन्वर्जेंट का मतलब होता है कोई ऐसा कैरेक्टर जो दो डिफरेंट ग्रुप्स में आकर सेम हो रहा हो, दो डिफरेंट ग्रुप्स में। अब आपके पास ये दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक ये लिजर्ड है एक स्नेक है, लेकिन इन दोनों ग्रुप्स में एक कैरेक्टर है जो इन दोनों को इंतहाई सिमिलर कर रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आप कहते हैं कि ये क्या हुए हैं, ये कन्वर्ज हुए हैं, कन्वर्ज आकर मिलना। लेकिन अब इसी क्रीपिंग के कैरेक्टर को, जी बेटा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आप लोगों को उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। जो क्रीपिंग है, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद बाकी चलते हैं। जो क्रीपिंग का कैरेक्टर है वो अगर इस लिजर्ड में मौजूद है तो ये लिजर्ड बाकी वॉकिंग लिजर्ड की निस्बत क्रीप कर रही है, रेंग रही है। तो ये कौन सी एवोल्यूशन होगी? ये डाइवर्जेंट होगी। जाहिर सी बात है अगर एक कन्वर्जेंट होगी दूसरी डाइवर्जेंट होगी। याद रखिए कि जब सेम ग्रुप्स में कोई एक, ये दोनों सेम ग्रुप से है ना, इन दोनों सेम ग्रुप्स के अंदर एक कैरेक्टर की बुनियाद पे दोनों एक दूसरे से अलहदा हो रहे हैं। किसी एक कैरेक्टर की बुनियाद पे दोनों एक दूसरे से अलहदा हो रहे हैं लेकिन हैं सेम ग्रुप से, तो आप क्या कहेंगे कि ये कौन सी एवोल्यूशन हुई है? डाइवर्जेंट हुई है। सेम ग्रुप में एक कैरेक्टर बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है तो उसको आप कहेंगे डाइवर्जेंट। वही कैरेक्टर किसी और ग्रुप से सिमिलर होता है तो उसको आप कहते हैं कन्वर्जेंट। एक मिसाल और देता हूं आपको, बड़ी आराम से समझ आ जाएगी। सोहा बेटा बहुत लेट आई हैं आप।
एक मिसाल और देता हूं, बहुत आराम से आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की समझ आ जाएगी। बेटा बैट्स हैं, बर्ड्स, न्यू कमर्स जवाब देंगे बेटा। मोहसिना, करिश्मा, सदफ, आयशा। सदफ नहीं सर बेट मैमल है। जी, आयशा, अस्मा। सर जी, क्वेश्चन फीड कर दे, आवाज कट करके आ रही अभी भी कट रही है। है। सर कभी ठीक हो जाती, कभी कट कट के आती। अल्लाह खैर, क्या हो गया? चले मैं बता देता हूं। बैट मैमल है, ठीक है। बैट उड़ती चिमगादड़ और मैमल, हाउ इज इट पॉसिबल? उसको तो उस ग्रुप में होना चाहिए जिसको आप कहते हैं एवीज। एवीज का नाम कहां से निकला है बेटा? एविएशन। एविएशन क्या होता है? वो इदारा हमारा, वैसे तो एविएशन कहते हैं उड़ने का जो जितने भी सिस्टम होता है, ठीक है, उसको एविएशन कहते हैं। अच्छा, उड़ने वाली चिमगादड़ और मैमल, वो एवीज में क्यों नहीं? ठीक है। अब ये जो एवोल्यूशन है, इसमें क्या हुआ है, जो बैट है, नेचुरल सिलेक्शन की बुनियाद पर उसका जो उड़ने वाला कैरेक्टर है, उसने उसको बाकियों से बहुत डिस्टिंग्विश कर दिया। लेकिन वो अब भी मैमल है। क्यों? जो बुनियादी कैरेक्टर मैमल होने के लिए चाहिए वो उसमें मौजूद है। मिल्क फीडिंग, ईयर्स, उसके बाद फोर चैम्बर्ड हार्ट, वो बर्ड भी हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कहते हैं कि बॉडी हेयर, ठीक है, कान की तीन जो हड्डियां हैं वो, ये तीन कैरेक्टर मैमल होने के लिए जरूरी हैं। और ये तीन चार कैरेक्टर जो मैंने आपको गिनवाए, ये बैट्स में मौजूद हैं। एक कैरेक्टर ऐसा है जो बर्ड से मिलता है। अब उस एक कैरेक्टर की बुनियाद पे आप उसको किस में नहीं रख देंगे? बर्ड्स में नहीं रख देंगे। यही वो चीज है, अगर वो एक कैरेक्टर बाकियों से डिफर कर रहा है तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। आई एम सॉरी, अगर वो एक कैरेक्टर बाकियों से डिफर कर रहा है तो वो तो सर ये डाइवर्ज हुआ। कन्वर्जेंट। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे मैं रिपीट कर लिया मैंने। अगर वो एक कैरेक्टर जो है सीधी सड़क जा रही है और उससे एक पतली गली निकलती है, तो वो जो पतली गली है वो डाइवर्ज हुई है, ठीक है। तो वो जो बैट का कैरेक्टर है उड़ने का, वो डाइवर्जेंट है। लेकिन वही कैरेक्टर जो उड़ने का है वो बर्ड्स की निस्बत क्या है? कन्वर्जेंट है। क्यों? बर्ड्स भी उड़ते हैं, बैट्स भी उड़ रही हैं, तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। तो यही चीज जो है यहां पर भी आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन की हुई है कि ये जो ग्लास लिजर्ड और स्नेक हैं, ये दोनों के दोनों किसका नतीजा है? कन्वर्जेंट का। और बाकी लिजर्ड और ग्लास लिजर्ड ये कौन सी एवोल्यूशन का नतीजा है? ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का नतीजा है। कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की बेस पर ग्रुप्स अलहदा नहीं होते अगर बेसिक कैरेक्टर्स सेम है। जैसे मैंने अभी आपको तीन कैरेक्टर्स बताए स्नेक के, अगर वो तीनों कैरेक्टर लिजर्ड में नहीं है, या ग्लास लिजर्ड की बात कर लें, अगर वो तीनों कैरेक्टर ग्लास लिजर्ड में नहीं है और बाकी जो कैरेक्टर्स है उसकी बुनियाद पे ग्लास लिजर्ड लिजर्ड से मिलती है, तो आप उसको कभी भी स्नेक में नहीं रखेंगे, आप उसको रखेंगे किसमें? लिजर्ड्स में, ठीक है। लेकिन दूसरे पैराए में बात कर लें तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कुछ और ही कहती है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और उस लिहाज से जब आप क्लासिफाई करने पर आते हैं तो जो लीनियन सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम है वो सम टाइम, नॉट ऑलवेज, सम टाइम कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जी बेटा, यहां तक अगर आपके कुछ सवाल हैं तो बताइए। सर अभी आपने बोला कि जो बैट है वो कन्वर्जेंट भी है, डाइवर्जेंट भी है, तो फिर वो किस में फॉल करेंगे, कन्वर्जेंट में या डाइवर्जेंट में? बेटा वो जो बैट्स हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने ये बात कही कि बैट्स अपने उड़ने के कैरेक्टर के लिहाज से बाकी मैमल से डाइवर्ज हुए हैं, ठीक है। वही बैट्स अपने उड़ने के कैरेक्टर के हवाले से बर्ड्स में क्या हुए हैं? कन्वर्ज हुए हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म जो अपने एक ग्रुप से किसी एक कैरेक्टर की बुनियाद पर थोड़ा सा अलग कैरेक्टर शो कर रहा है, अपने ग्रुप से निकाला नहीं गया, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे?
कि उसका वो कैरेक्टर कौन सी एवोल्यूशन की वजह से है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से। और अगर वही ऑर्गेनिज्म अपना कैरेक्टर किसी और ग्रुप से सिमिलर हो रहा है उसका, तो वही एवोल्यूशन उस ग्रुप के हिसाब से क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, इसको एक और मिसाल लेते हैं, बड़ी सिंपल सी मिसाल। ठीक है, इसको आसान तरीन मिसाल जो है वो ये है, बेटा ये एक रोड है, ये दूसरा रोड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इससे एक रोड निकलता है, छोटा सा एक रोड निकलता है, और ये एक रोड जो है ये आकर इसमें मिल जाता है। अब ये एक्चुअली रोड क्या हुआ है, ये यहां से निकला है, तो ये इधर से क्या हुआ, डाइवर्ज हुआ, और इधर क्या आकर हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। लेकिन क्या ये रोड इधर से डिस्कनेक्ट हो गया, नहीं, बल्कि इससे जुड़ा हुआ है। इस तरफ की ट्रैफिक का रुख है ही ऐसे, यहां से आ ही नहीं सकता। खैर इसको खैर इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, लेकिन इस मिसाल से आप समझ सकते हैं कि अगर एक कैरेक्टर अपने मेन ग्रुप से डाइवर्ज हो रहा है तो इस बात का चांस है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन इस बात का चांस है कि वो किसी और जगह जाकर कन्वर्ज हो रहा हो। इस बात का चांस है कि वो किसी और जगह पर जाके कन्वर्ज हो रहा हो, मिल रहा हो। अच्छा, मैं यहां सर पर जी एनी बोलिए। सर अगर किसी पॉइंट पे लीनियन क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो तो हम प्रेफर फाइलोजेनेटिक को करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है बेटा। अगर दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं तो उसमें आपकी स्टडी डिपेंड करती है। अगर आप उसका फाइलोजेनेटिक ट्री बना रहे हैं तो आप लीनियन क्लासिफिकेशन को इग्नोर करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं, जैसे फाइलोजेनेटिक ट्री आप बनाते हैं हॉर्सेस का, ठीक है, हॉर्सेस के हवाले से या किसी और भी हवाले से आप उसको करते हैं, तो आप किसी भी का फाइलोजेनेटिक ट्री बना रहे हैं, खास तौर पर चले इस आप हॉर्स को, स्पेसिफिक एग्जांपल को छोड़िए, आप आ जाइए रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स पे। ठीक है, तो अगर आप फाइलोजेनेटिक ट्री बना रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप क्रोकोडाइल को बर्ड से नजदीक तरीन रखते हैं। ये आपको पता है, आप में से बहुत सौ को शायद ये बात ना बताओ कि क्रोकोडाइल्स अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से बर्ड से नजदीक तरीन है, अपने जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से, अपने कुछ कैरेक्टर्स के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल जो क्रोकोडाइल्स हैं वो 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से उनका जो डीएनए एनालिसिस है वो ये कहता है कि क्रोकोडाइल्स आर नियरेस्ट टू बर्ड्स। अब जब आप ये बात करते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री की बात करते हैं, तो आप क्रोकोडाइल्स को बर्ड्स के नजदीक तरीन रखते हैं, ये फाइलोजेनेटिक है। लेकिन जब आप लीनियन क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो आप कहाँ क्रोकोडाइल और कहाँ बर्ड्स, दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ऐसी बेस के ऊपर आप ये कहते हैं कि आपका स्टडी पैटर्न डिपेंड करता है कि आप स्टडी क्या कर रहे हैं। जी बेटा। अच्छा, मोहसिना ने जो सवाल किया था कि एक अगर बर्ड का, अगर बैट का एक कैरेक्टर है तो वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो मैंने आप अभी कहा कि एक ही कैरेक्टर एक टाइम पर कन्वर्जेंट भी हो सकता है और डाइवर्जेंट भी हो सकता है। बेटा कोई ऐसा कैरेक्टर मुझे गिनवाएं जो जो डाइवर्जेंट तो हो लेकिन कन्वर्जेंट ना हो। डाइवर्जेंट होना जरूरी है, कन्वर्जेंट ना हो। सर वर्टिब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम जो है इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को इस तरह सेपरेट कर देती है कि वो टोटली डाइवर्ज हो जाते हैं। चलें, ये हो गया एक बड़े ग्रुप का, छोटे ग्रुप की बेस पर बताएं। ये आपको बड़ा काम आएगी, ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, ये आपको आगे आगे बड़ा काम आना है। जी। हम्म, बेटा ह्यूमन स्पीकिंग, इट इज डाइवर्जेंट बट नॉट कन्वर्जेंट।
कोई और ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसमें ये कैरेक्टर मौजूद हो, यानी अपने ग्रुप से अलहदा भी हो गए और कहीं जाकर मिल भी नहीं रहे। तो डाइवर्ज तो हो गए बट कन्वर्ज नहीं हो रहे। ठीक है, इसी तरीके से हाँ कुछ और भी होता है। जैसे एक बात आपको बताता हूँ, एक एक लिहाज से आप इसको ना लीनियन क्लासिफिकेशन में मिक्स कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है, जैसे आपको मिल जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इस तरह के कि आप कहते हैं कि उनकी जीनस जो है वो सेम होती है लेकिन स्पीशीज उनकी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ लीनियन और फाइलोजेनेटिक को इकट्ठा करने की हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, जबकि ये काम इतना आसान नहीं होता। लेकिन चलें इसको जो है वो हम देखते हैं। जैसे जीनस है, ठीक है, सम टाइम हम इस बात को इस चीज को अक्सर फेस करते हैं कि बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी जीनस सेम होती है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि जी डॉग्स हैं, डॉग्स एंड वुल्व्स। ठीक है, ये है कैनिस और कैनिस। ठीक हो गया। और लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आ जाता है फेमिलियरिस और यहाँ आ जाता है ल्यूपिस। फेमिलियरिस और ल्यूपिस, ठीक है, ये दो आ जाते हैं। अब कोई एक ऐसा कैरेक्टर हो सकता है। अब यहां पर मैं गौर कीजिएगा, फाइलोजेनेटिक और लीनियन को मैं बिल्कुल इकट्ठा कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जब आप एवोल्यूशनरी लिहाज से बात करेंगे तो वो फाइलोजेनेटिक होगी। तो अब आप यहां पर जब बात करते हैं, और एक बात मेरी जहन में रखिएगा कि आम तौर पर मॉडर्न ज़माने में जो पढ़ाया जाता है वो आपको फाइलोजेनेटिक और लीनियन मिक्स करके पढ़ाने की कोशिश की जाती है। जैसे आपको अक्सर कहा जाता है कि किंगडम एनिमेलिया में तमाम वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके एंसेस्टर सेम है। यानी किंगडम एनिमेलिया में तमाम वो ऑर्गेनिज्म, मेरे सेंटेंस पे गौर कीजिए, मैं सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ, किंगडम एनिमेलिया में तमाम वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके कैरेक्टर्स, जिनके एंसेस्टर्स सेम है। अब ये कौन सी क्लासिफिकेशन है? फाइलोजेनेटिक। लेकिन जब लीनियस ने ये सिस्टम बनाया था तो कार्लोस लीनियस ने ये नहीं देखा था कि किंगडम एनिमेलिया के एंसेस्टर सेम है या नहीं। उसने कुछ कैरेक्टर्स बताए थे, इनकी बुनियाद पे आप किसी ऑर्गेनिज्म को एनिमल कहते हैं, किसी को नहीं कहते, जिसको आप फाइव किंगडम सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जब आप बात करते हैं जीनस की, तो एक प्लांट होता है जिसको आप कहते हैं पाइनस, पाइनस। ठीक है, और एक होता है रॉक्सबर्जाई और एक होता है फेलिशियाना, वेलिशियाना। ठीक है, ये अब देखिए इनके जीनस सेम है। अब यहां पर कोई ना कोई ऐसा फिनोमेना जरूर हुआ है जिसकी बुनियाद पे ये दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज हुए हैं। कोई ना कोई ऐसा नेचुरल सिलेक्शन के अंडर कोई फिनोमेना ऐसा जरूर हुआ है जिसकी बुनियाद पे ऐसे डाइवर्ज हुए हैं। बिल्कुल फिर इसी तरीके से एक बहुत जबरदस्त जीनस है आपकी, जिसको आप कहते हैं नहीं वो फैमिली है, यूफोर्बिएसी, वो फैमिली है। वो खैर फैमिली में आ जाता है, उसको छोड़ दें। अच्छा, जो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी यहाँ पर कि बेसिकली जब आप बात करते हैं जीनस की, तो जीनस के बाद जो स्पीशीज आता है या जीनस के बाद जो नेक्स्ट नेम आता है, दैट इज ऑलमोस्ट एवरी टाइम द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कि वो कैरेक्टर किसी और से नहीं मिलता बल्कि वो उस एक ऑर्गेनिज्म का यूनिक कैरेक्टर है। अब यहाँ पर जो आप आकर बात करते हैं, यहाँ पर बेटा आप लोगों के जहनों में, किसी के जहनों में ये हरगिज नहीं आना चाहिए कि ह्यूमन और चिंपैंजी का जो जीनस नेम है वो सेम है। बेटा इनका जीनस नेम भी सेम नहीं है। ठीक है, ह्यूमन का जीनस नेम होमो है और जो चिंपैंजी है वो पैन है। ये होमो सेपियंस है, होमो मीन्स ह्यूमन, सेपियंस मीन्स जहीन, और ये है पैन ट्रोग्लोडाइट्स, पैन ट्रोग्लोडाइट। ठीक है, बेशक बहुत सा डीएनए सेम है, बेशक बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, बट जीनस नेम सेम नहीं है। इसका मतलब है बहुत पहले इनको अलहदा कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है, अगली बात के ऊपर आते हैं, लीनियन क्लासिफिकेशन के ऊपर साथ साथ नजर डाल लेते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप बात करते हैं किंगडम, जब आप बात करते हैं फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, जब आप इन सब की बात करते हैं तो
इनमें आपको, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात जो है वो बताने की ज़रूरत है कि आपको ये बात पता है कि किंगडम में बहुत से फाइलम होते हैं, फाइलम में क्लासेस होती हैं, या यूं कह लीजिए बहुत सी स्पीशीज इकट्ठी होकर जीनस बनाती हैं, बहुत से जेनेरा इकट्ठे होकर फैमिली बनाते हैं, बहुत सी फैमिलीज ऑर्डर बनाती हैं, बहुत से ऑर्डर क्लास बनाते हैं, बहुत से क्लासेस फाइलम बनाती है, और बहुत से फाइलम जो हैं वो किंगडम बनाते हैं। और किंगडम्स को किस में रखा जाता है? डोमेन्स में रखा जाता है। ये भी ये जहन में रखिएगा। अच्छा, अब यहां पर अगर आप इन तमाम के तमाम को किसके मुकाबले में लाते हैं? इन तमाम को आप लाते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम के मुकाबले में, तो ये बिल्कुल ऊपर से नीचे हो जाएगा। अगर आप इस पूरे ऑर्डर को फाइलोजेनेटिक सिस्टम के मुकाबले में लाते हैं, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये बिल्कुल ऊपर से नीचे हो जाएगा। उस सूरत में मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको ये कहा कि रेप्टाइल्स जो हैं, इनकी जब आप बात करेंगे तो रेप्टाइल्स में आप 2 ग्रुप्स निकालेंगे, ठीक है? और जब आप इन ग्रुप्स की बात करेंगे तो आपको जो क्लोजेस्ट मिलेगा वो कौन होगा? वो यहां पर होंगे बर्ड्स, ठीक है? और एक तो होंगे बर्ड्स, और उसके साथ ही आप उस ग्रुप को रखेंगे जो इनसे क्लोजेस्ट है रेप्टाइल में, क्रोकोडाइल्स, ठीक है? फिर इसी तरीके से आप कई और ब्रांचेस बनाएंगे, और कई और ब्रांचेस बनाने के बाद आप यहां पर लाकर रखेंगे किसको? आप यहां पर लाकर रखेंगे मैमल्स को, ठीक है? अब इनमें से कोई एक जो है वो दूसरे के बिल्कुल काफी ज्यादा दूसरे का सिस्टर ग्रुप होगा। ये जो होते हैं ना जिनका क्लोजेस्ट एंसेस्टर सेम होता है, उसको आप सिस्टर ग्रुप का नाम देते हैं। ये सिस्टर ग्रुप्स हैं, ठीक है? अब जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूं बात, वो ये है कि आप लीनियन सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम, बड़ी देर से बात हो रही है, इनको एक जगह नहीं रख सकते। फाइलोजेनेटिक सिस्टम आपको टोटली चेंज लुक देगा, और लीनियन सिस्टम आपको टोटली डिफरेंट लुक देगा, ठीक है? लीनियन सिस्टम जो है वो कैरेक्टर बेस्ड होता है, कैरेक्टर्स बेस्ड होता है हमेशा। लीनियन सिस्टम जो है वो हमेशा कैरेक्टर्स बेस्ड होगा, और आप जो है वो ऑर्गेनिजम्स को कुछ कैरेक्टर्स की बुनियाद पे एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकेंगे, जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। वो लीनियन सिस्टम है, दैट इज नॉट फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है? अच्छा, अब ये जो कैरेक्टर बेस्ड है, इसमें भी हम आमतौर पे क्या कहते हैं? हम आमतौर पे कहते हैं कि अच्छा बेटा, इनमें से हर लेवल को क्या कहा जाता है? टेक्सॉन। हर लेवल को टेक्सॉन कहा जाता है, ठीक है? टेक्सोनमी। टेक्सोनमी में आप क्या करते हैं? हर जो ग्रुप है उसको एक नाम देते हैं, लेकिन हर वो नाम जो है उसकी जनरल कैटेगरी क्या होती है? टेक्सॉन। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आप ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन का ऑर्डर टेक्सॉन क्या है? ठीक है, ह्यूमन का ऑर्डर टेक्सॉन प्राइमेट है। ऑर्डर लेवल है, टेक्सॉन जो है वो कैटेगरी है। तो टेक्सॉन जो है बेसिकली हर इस लेवल को आप हमेशा टेक्सॉन कहेंगे। तो जब आप बात करते हैं कैरेक्टर बेस्ड पे, तो एक बात ज़हन में रखिएगा कि ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स are not differentiated by similar characters. अब इस बात से क्या मुराद है बेटा? मैं आपको 2 ऑर्गेनिजम्स की मिसाल देता हूं। 2 ऑर्गेनिजम्स हैं। एक ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन, दूसरा ऑर्गेनिज्म है बर्ड। 2 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को जब आप क्लासिफाई करने पर आते हैं, तो आप फैमिली और जीनस में इनके कैरेक्टर्स को सेम रख ही नहीं सकते। अब जब ह्यूमन की बात आएगी, तो ह्यूमन के या प्राइमेट्स के कुछ ऐसे यूनिक कैरेक्टर्स हैं जो कि बर्ड्स में हो ही नहीं सकते। मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपने ये समझा हुआ है कि प्राइमेट ऑर्डर, एक ऑर्डर है प्राइमेट, ये किसका ऑर्डर है बेटा? ये ऑर्डर है ह्यूमन का। दूसरी तरफ एक बर्ड्स का ऑर्डर है। अब ऑर्डर में आगे क्या आनी है? फैमिलीज आनी है। अब जिन कैरेक्टर्स पे आप प्राइमेट की फैमिलीज को सेपरेट करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता
कि एग्जैक्टली उन्हीं कैरेक्टर्स की बुनियाद पे आप बर्ड्स की फैमिलीज को भी सेपरेट करें। बर्ड्स बर्ड्स हैं, मैमल्स मैमल्स हैं, लिहाजा ये जो तमाम टेक्सॉन है ना, इनमें जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस होते हैं वो किसी एक जगह तक ही सिमिलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड्स और ह्यूमन, इनके जो सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे जिनकी बुनियाद पे इनको डिफरेंशिएट किया जाएगा, वो कहां तक होंगे बेटा? वो क्लास तक होंगे। क्यों? इनकी डोमेन है यूकेरिया, ठीक है। बर्ड्स और मैमल्स, इनका किंगडम है एनिमेलिया, इनका फाइलम है कॉर्डेटा, ठीक है। इनकी क्लास है मेमेलिया, आई एम सॉरी, इनको फाइलम के लेवल तक किस बुनियाद पर? सेम कैरेक्टर्स की बुनियाद पर जो है वो किया जाएगा सेपरेट। उसके बाद इनकी क्लासेस सेपरेट हो जाएंगी, एक हो जाएगा मैमल, दूसरा हो जाएगा एवीज। अब आगे जो डिफरेंशिएशन की बुनियाद है वो सेम कैरेक्टर हो ही नहीं सकते, बल्कि वो डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। यानी मैमल्स को डिफरेंशिएट करने के कैरेक्टर्स जिस तरह के हैं वो बर्ड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज नहीं हो सकते। जो बर्ड्स को डिफरेंशिएट करने के कैरेक्टर्स हैं वो मैमल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज हो ही नहीं सकते, ठीक है। सो ये है वो चीज जो मैं यहां पर पॉइंट बनाना चाह रहा हूं। तो लीनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको जो है वो, उससे पहले मेरा ख्याल है आप लोगों को यहां पर उन्होंने बायनोमियल सिस्टम भी दिया हुआ है। आई डोंट थिंक आई नीड एनी, आई नीड टू एक्सप्लेन द बायनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही कॉमन है। लेकिन अगर फिर भी आप में से किसी ने इसका जो है वो क्वेश्चन करना है इस लिहाज से, तो वो जरूर मोस्ट वेलकम। जी बेटा। एनी प्रॉब्लम? क्या हो गया? चुप क्यों लग गई?